क्लास 8 हम आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 और ये इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक बचा है। तो इस तरह से आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, जब उन्होंने एज ऑफिसर ज्वाइन किया था तो उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज़ अपनाई थी और उसी के बीच में उन्होंने शुरुआत की थी इंडिया को एनेक्स करने के लिए बहुत से, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एज अ गवर्नर जनरल जब वो इंडिया के बने तो उसके बाद उन्होंने उसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्शली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और लोगों ने फिर धीरे धीरे रिवॉल्ट करने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी मानना था कि कहीं ना कहीं उसकी जो इतनी हार्श पॉलिसी थी और उनकी जो इतना ज़्यादा अपने आप में इतना ज़्यादा उनको कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब बोलते कि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व हो जाता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसी तरह से जिसके कारण रिजल्ट क्या निकला था कि रिवॉल्ट ऑफ 1856 जो हुआ, 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ वो उसके कारण कहा जाता है लॉर्ड हेस्टिंग अगर उसने ध्यान दिया होता तो वो इजीली उन जो इंडियंस लोकल्स थे उनको वो सप्रेस कर सकते थे, दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। ये कहीं ना कहीं कहा जाता है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है कंपनी क्लेम्स कि कंपनीज ने और कौन कौन सी एरिया को उन्होंने अपने अंडर में रखा और किस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कहा जाता है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरीज कि पॉलिसीज़ जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको कैसे भी करके उसे हासिल करना है और उसके लिए उन्हें जो भी रास्ता अपनाना पड़े, गलत तो गलत, सही तो सही, सही तो किसी ने अपनाया नहीं था, मोस्टली वो लोग गलत रास्ता ही अपना रहे थे और स्ट्रिक्ट था जहाँ पे वो लोगों को पनिश ज़्यादा कर रहे थे। और इसी तरह से उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया। जब लॉर्ड हेस्टिंग आया, तो ये पिक्चर है लॉर्ड हेस्टिंग की, जब वो गवर्नर जनरल बने इंडिया में 1813 से 1823 में न्यू पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाया द पैरामाउंसी, मीन्स कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप में जो पावरफुल रूलर है वो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी को उसमें टॉप तक ले जाने के लिए इन्होंने इसको पैरामाउंसी ये पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था कि कैसे भी हो पूरी जो इंडिया में पूरा जितना सारा एरिया है, जितने सारे किंगडम्स हैं, उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल करे एज अ सुप्रीम, ठीक है, पैरामाउंट ऑफ द सुप्रीम पावर। इसी तरह से इन्होंने शुरुआत की है, धीरे धीरे ग्रेट पावर्स इंडियन स्टेट्स को मर्ज करना शुरू कर दिया, बहुत से रूल्स इन्होंने अपनाए। फिर बाद में उन्होंने अपने इस मेथड को, पहले तो उन्होंने वॉर किया था, वॉर के थ्रू किया था, फिर इसको वॉर को एंड करके उन्होंने एनेक्स, मतलब अलग तरीके से, जैसे हमने पढ़ा है सब्सिडी अलायंसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कहीं ना कहीं किसी को धमकी दे के, जैसे सब्सिडी अलायंसेस हो गया वो धमकी दे के हुआ। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कुछ उनको अलग से ट्रिक्स कि अगर उनके पास खुद के कोई अपने औलाद नहीं है तो उनका राज्य, उनका किंगडम वो ले लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह से ये सब चीज़ें, इतने सारे पॉलिसीज़ अपनाए। फिर यहाँ पे आता है, लेकिन ये चीज़ें जो है कोई भी अनसुना नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने अत्याचार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रेशर किया इंडियंस के ऊपर, तो इंडियंस दे विल डू, सो दे विल रिवॉल्ट। तो इसी तरह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैज़ टुक प्लेस। तो कहीं ना कहीं उनकी एग्रेसिव वे जो था उसका रिजल्ट था 1857 का रिवॉल्ट। तो यहाँ पे कहा गया जो प्रोसेस कर रहे थे वो चुपचाप लोग सह नहीं सकते थे, उन्होंने फिर क्या किया, इट शुड बी चैलेंज्ड, तो इसलिए क्या डिड नॉट गो अनचैलेंज, उसको नज़रअंदाज नहीं किया इंडियंस ने। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, देयर वाज एन इंडियंस व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स, जब उन्होंने ब्रिटिश ने ट्राई किया था एनेक्स करने के लिए स्मॉल स्टेट्स ऑफ कित्तौर, ये कहाँ पर है आज? कर्नाटक में। उस समय वो जो रानी थी, रानी चन्नम्मा, ये जो थी, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने आर्म्स, हथियार ले लिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ेगी, और उसने चुपचाप अपना राज्य उनको सौंपा नहीं, शी रिवॉल्ट फॉर दैट, ठीक है। तो ये पिक्चर है उनका, दैट वाज रानी चन्नम्मा, ठीक है। तो शी वॉज अरेस्टेड, उसके कारण उसको अरेस्ट किया गया 1824 में और शी हैज़ डाइड, उनको प्रिजन में डाला और प्रिजन में ही फिर आफ्टर सम ईयर, दैट इज़ 4 years पास होने के बाद, 4 to 5 years, 1829 में शी डाइड।
वो उसी कारागार में, जेल में वो उनकी देहांत हो जाती है, डेथ हो जाती है। बट रयाना कहा जाता है, लेकिन उसके बाद वो उस वहाँ के लोगों ने और यहाँ पे वो चुप नहीं रहे, उसको कंटिन्यू करने के लिए रयाना कहा गया। पुअर चौकीदार था जिसने कहा कि ऑफ संगोली इन कित्तौर, उन्होंने इस रिवॉल्ट को आगे ले जाने की कोशिश की और इस तरह से इन्होंने बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उसकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी रिकॉर्ड्स थी पीजेंट्स की जो भी लिखी थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद ही वॉज बिन अरेस्टेड, उसको जब ब्रिटिशर्स ने पकड़ा तो उसको फांसी की सज़ा हो गई 1830s में। तो इसी तरह से ये चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स, जो कोई भी रिवॉल्ट करता था अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है पनिशमेंट जो होता था बहुत ज़्यादा टफ होता था। फिर इन द लेट 80s में अगर देखते 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वॉरेड हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय जो है रशियन जो था धीरे धीरे पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था और उनको लगने लगा ब्रिटिशर्स को कि अगर ये एशिया, अगर अपना इसका पावर एक्सपैंड होगा रशिया का, तो वो कहीं ना कहीं एशिया के थ्रू एंटर करेगा इंडिया में। कौन सी एरिया से? नॉर्थ वेस्ट एरिया से, जहाँ पे यहाँ जो है अफ़गानिस्तान वाला एरिया, अफ़गानिस्तान के नीचे पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान अलग है लेकिन पहले तो इंडिया में ही था। तो इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट एरिया में जहाँ पे मेनली अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि वो किस तरह से इस पावर को वो कंट्रोल करे, रशियन को। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, जब इनको ये भय हो गया, फियर हो गया इनको, तो उन्होंने सोचा कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने बस ऐसे ही एक वॉर डिक्लेयर कर दिया अफ़गानिस्तान से और 1838 से 42 तक उन्होंने अपना जो है कब्ज़ा कंट्रोल कर लिया अफ़गानिस्तान में, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया और वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, ताकि जब भी अगर रशिया को एंटर करना पड़ेगा तो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट जाना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम है कि वो एंटर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इस एरिया में कौन कंट्रोल में है? ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था। तो इसी तरह से फिर बाद में अफ़गानिस्तान के बाद फिर उन्हें कंट्रोल किया सिंध एरिया को, क्योंकि उसके बाद इंडिया में एंटर करेंगे तो अफ़गानिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के नीचे ही आ जाएगा, पंजाब सिंध आ जाएगा इस एरिया में। लेकिन फिर भी पंजाब में उस समय जो थे महाराजा रंजीत सिंह, इनके समय में वो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो बहुत मुश्किल से उस एरिया पे कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन उनके मरने के बाद 1839 में उन्होंने अल्टीमेटली पूरी पंजाब एरिया में सिख किंगडम्स पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया और पंजाब जो है 1849 में एनेक्स हो गया, पूरा का पूरा ब्रिटिश ने अपने अंडर में मर्ज कर लिया। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। तो सबसे पहले पुलिस सिस्टम बनाया उन्होंने, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है देश के अंदर अच्छा रहे, क्योंकि उनका एरिया अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। जब एरिया ग्रो कर रहा था तो दे नीड सम सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट द एरिया, उनको खुद को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया में। इस्टेब्लिश कब हुई? इंडिया एक्ट 5 ऑफ 1861 में। और इन्होंने 2 ब्रांचेस बनाई। पहला जो था द सुपीरियर पुलिस सर्वेंट फ्रॉम विच द इंडियन, जिससे जो इंडियंस हैं, इंडियन पुलिस जो बाद में वो लेटर भी फाउंड, बाद में आराम से इस सुपीरियर पुलिस सर्विस से बाद में कोई भी पुलिस फॉर्म्ड हो सकती है, सबऑर्डिनेट पुलिस इनसे निकल सकता है सर्विस में। मतलब इसको टुकड़ी में करेंगे तो इसके नीचे से बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट पोस्ट के लिए वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा सबऑर्डिनेट पुलिस बना सकते हैं। फिर 1893 में अपॉइंट किया गया सीनियर ग्रेड्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड अबव। तो इसी तरह से बाद में इसको इस पोस्ट के लिए एक नया पोस्ट को उन्होंने ऐड किया और सीनियर ग्रेड में डाल दिया और उसका नाम दिया गया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट। फिर जिसमें मेड लोकली इन इंडिया, जो मेनली इंडियंस से ही लिया जाता था। फिर थाना भी बनाया गया, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश किया गया कि क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए। और देखा गया कि क्राइम्स जो था धीरे धीरे रिड्यूस, कम होने लगा। लेकिन फिर भी इंडियंस खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या थे? करप्ट थे और ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे, इंडियंस के लिए कुछ नहीं। ये सभी कहीं ना कहीं उनको ही फ़ायदा कर रहा था। फिर उन्होंने आर्मी भी बनाई थी ताकि उनको क्या है
कि जब उनको कोई लड़ाई अगर युद्ध होती है, क्योंकि उस समय बहुत जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में किसकी प्रॉब्लम चल रही थी, द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसकी प्रॉब्लम चली थी, तो आर्मी वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो इसी तरह से ब्रिटिश जो थे, इंडियंस तो वॉर में नहीं था लेकिन ब्रिटिश थी, और ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स चाहिए था, तो वो कहाँ से लेके आएंगे सोल्जर्स, तो इंडियंस से लेंगे। तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो था, प्रिंसली स्टेट्स, वो सारे उनका जो आर्मीज़ था, फिर इंडियन आर्मीज़ बनाया गया, ठीक है, फोर्स, उनको ज़बरदस्ती कि आपको इसमें आपको मतलब भर्ती होना ही है, गांव से सोल्जर्स, मतलब गांव जो किसान थे उनको फोर्सली कि नहीं आपको एज आर्मी ज्वाइन करना ही है। तो जो आज मुश्किल से किसी को जॉब मिलती है आर्मी में, ठीक है, तो उस समय उनको फोर्स करके, ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि वो उनको इंडियन सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में युद्ध में भेज दिया जाए, ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो और युद्ध में जाए, लड़े। किन के लिए? ब्रिटिश के लिए। तो द ऑफिसर कमांडर द आर्मी कमांडिंग द आर्मी ऑफ इंडिया वॉज कमांडर इन चीफ। तो इंडियन आर्मी को जो कमांड कर रहा था, वो कमांडर इन चीफ जो था, वो देख रहा था इंडियन आर्मी को कंट्रोल कर रहा था, और वो रिपोर्ट करता था, वो रिपोर्टेड टू द सिविलियन। फिर वो बाद में किसको रिपोर्ट करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वो रिपोर्ट करता कि कैसे काम हो रही है, नहीं हो रही है। द टैलेंट वर यूज बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म ब्रिटिश इंडियन आर्मी। द फर्स्ट होल्डर वॉज, तो सबसे पहले जब ये बनाया था तो पहला जो मेजर जनरल था कौन था? द फर्स्ट होल्डर वॉज मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस, 1748 में ये बने। फिर जुडिशरी सिस्टम आएगा। जुडिशरी सिस्टम में मतलब जजमेंट। तो यहाँ पे देखा गया जुडिशरी सिस्टम सेट अप अ पुअर कॉपी ऑफ द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम एज इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो कहा गया इंग्लिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने अपना जो बनाया वो टोटली अपने जो कंट्री में था उसको कॉपी करके यहाँ पे बनाया, ठीक है, लेकिन उसकी जो थी नींव, जो बेस थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वीक थी। द जज इन प्री हिस्टोरिकल इंडिया जो थे, प्री इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो जज थे इंडिया में, वे सिंबल ऑफ इम्पीरियल पावर, क्योंकि वो जज जो है किसका फेवर लेंगे, हम तो आज़ाद नहीं थे, हम पे ब्रिटिशर्स रूल करी थी, तो ऑब्वियसली वो इसी को फेवर करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही फेवर करेंगे। इसलिए क्या गया कि जजमेंट जो था वो सिंपल किसकी थी? इम्पीरियल गवर्नमेंट की थी। हार्डली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ रंजीत सिंह डेथ, अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह की डेथ के बाद 20 ईयर्स के बाद द होल कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया हैड पास इन द हैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। रंजीत सिंह लास्ट ब्लो था, उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। द मोटो ऑफ द इंग्लिश वॉज नॉट टू प्रोवाइड जस्टिस टू द लोकल पीपल, बट द ओनली मोटिव बिहाइंड दिस effort was to replace the existing judicial system to mold the local people according to their own desire of ruling them in their long run। तो इनका मेन मकसद नहीं था कि सिर्फ उनको न्याय दिलाना है, न्याय तो नहीं दिलाना था, तो इनको ये था कि उनको न्याय नहीं दिलाना है, लेकिन फिर भी उनको बिजी रखना है, दिखाना है कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, और लोग जो है फिर उनके आसपास ही घूमते रहें, ताकि वो लोग आराम से इंडिया के अंदर रूल कर सकें। The British rule changed the whole administrative system of our country, especially law and justice। तो इन्होंने अपने मुताबिक अपने फ़ायदे के लिए पूरा लॉ एंड जस्टिस जो था टोटल चेंज कर दिया। However, when after India was appointed as judge, जब पहली बार कोई इंडियंस को ऐसा जज अपॉइंट किया, एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन जज एंड कॉमन पीपल वॉज डिस्करेज। तो अगर किसी इंडियंस को जब अपॉइंट किया, अब वो इंडियंस अगर किसी लोकल पीपल से मिलता है तो उनको मना कर दिया गया कि वो नहीं मिलेंगे, उनको डिस्करेज कर दिया गया कि ऐसा करना गलत है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस गेव अ प्रॉपर शेप टू द जुडिशियल सिस्टम। इन्होंने कुछ अलग सा मतलब थोड़ा प्रॉपरली इसको गाइड किया। दे सेटअप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन्होंने ये लोग जब आए एज अ गवर्नर जनरल बने इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया, फिर अदालत, दीवानी अदालत अलग अलग, क्रिमिनल कोर्ट्स, फिर फौजदारी, मिलिट्री कोर्ट्स अलग बना दिया, लॉ ऑफ कमीशन अपॉइंट किया गया, ठीक है, कोडिंग इंडियंस लॉ जो था उसको कोड किया गया, सिस्टमेटिक बनाया गया। तो थोड़ा सा अच्छा किया कब? जब ये एज अ वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, उस समय थोड़ा सा हमारा देखा गया इन्होंने कुछ अच्छा सेटअप किया, थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। इट कंपाइल द इंडियन पेनल कोड, फिर उन्हें इंडियन पेनल कोड को बनाया गया
एंड स्टैब्लिश द प्रिंसिपल लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ, और इन्होंने रूल ऑफ लॉ के रूल्स जो है सभी के लिए बराबर रहेगी। ठीक है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज एन ट्रेडर। देखा जाता है ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से आए थे, ट्रेड के लिए। फिर क्या बन गए, वहाँ का राजा बन गया, कनकरर बन गया। बट द मिड 19th सेंचुरी में धीरे धीरे ब्रिटिश सुप्रीम पावर हो गया। इंडिया में इससे बड़ा कोई पावरफुल और था ही नहीं। एज अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्री वॉज अंडर डायरेक्ट रूल, क्योंकि इसने इंडिया को ही नहीं बल्कि ये बहुत सारे कंट्री को उन्होंने कंट्रोल रखा था। और धीरे धीरे इंडिया टर्न इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी, और धीरे धीरे इंडिया क्या बन गया, ब्रिटिश कॉलोनी। तो हमारा चैप्टर जो है आज ये कंप्लीट हो गया है। होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ आप चैप्टर को एक बार खुद से रीड करो तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा बेटा। ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, पैरा वाइज रीड करना है। वीडियो को देखो, उसके बाद अपने आप फिर चैप्टर को रीड कर लो। उसी तरह से सब फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट डे हमने व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर देंगे। और अपना आंसर्स नोटबुक रेडी रखना, कभी भी स्कूल में मंगवा लिया जाएगा। ठीक है। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।